नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, वनक्कम। दिस इज पूजा जायसवाल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एटीए जयपुर में। आज हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है बच्चे साइंस की, और इसमें मैं आप सभी को जो है बायोलॉजी से हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बायोलॉजी का, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं या जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो कहीं पर भी बच्चे आपको साइंस में कहीं पर भी या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में लॉजी वर्ड दिखाई दे, ठीक है। तो लॉजी वर्ड का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, स्टडी करना या फिर अध्ययन करना, ठीक है। अब यहां पर आपको लॉजी वर्ड के आगे कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? बायो वर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब बायो मतलब यहां पर जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी पादप हैं, जितने भी जंतु हैं, चाहे हम बात करें छोटे से जीव की, एक अमीबा की बात करें या फिर विशाल जीव की बात करें, चाहे अगर हम जो है आप जो है बात कर लो एलिफेंट्स की, या आप बात करो हॉर्स की, या आप फिर किसी प्लांट्स की बात कर लो, छोटे से प्लांट्स की बात कर लो या फिर बड़े प्लांट्स की बात कर लो, आपके आसपास आपको काई दिखाई देता होगा। जहां पर भी पानी वाला जगह है वहां पर आपको हरे हरे छोटे छोटे पत्तियां दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं एल्गी या फिर शैवाल, ठीक है। या फिर आप जो है बड़े से जीव के बारे में बात कर लो, तो वहां पर आप बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, जैसे बरगद के वृक्ष को ले लोगे आप, बनियान के वृक्ष को ले लोगे आप। तो यहां पर कहने का मतलब है ऐसे जीव जंतु जो कि जीवित है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं बायोलॉजी में, ठीक है। अब जो बायोलॉजी जो वर्ड है बच्चे, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो ट्रीवेरनस ने दिया था, ठीक है। ये चीज याद रखना, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो ट्रीवेरनस ने दिया था, ठीक है। अब अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में 3 शाखा हमको पढ़ना है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हमें 3 शाखा पढ़ना है। जीव विज्ञान को हम 3 शाखाओं में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, बॉटनी और है माइक्रोबायोलॉजी। अब यहां पर देखिए, जब हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे तो बायोलॉजी के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें किसका नाम आता है? तो बायोलॉजी के जनक के नाम से जीव विज्ञान के जनक, इसमें किन्हें बोला जाता है? एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। अरस्तु को बोला जाता है बायोलॉजी ऑफ फादर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, बायोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री किन्हें बोला जाता है, बायोलॉजी ऑफ फिजिक्स किन्हें बोला जाता है। तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उसमें हम ये नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में बच्चे देखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कहीं पर भी आपको लॉजी वर्ड दिखाई दे, जैसे आगे चल के आपको मैं बताऊंगी साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिपैटोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर जितने भी वर्ड मैंने अभी आपको बोले, सभी में आपको एक कॉमन चीजें दिखाई दे रहा होगा, लॉजी, ठीक है। तो लॉजी मतलब क्या है? अध्ययन। अब उसके सामने आपको दिखाई दे रहा है जू या फिर जंतु, ठीक है। तो जू किसे बोल रहे हैं हम? तो एनिमल्स को बोल रहे हैं। तो जूलॉजी के अंदर हम किसे पढ़ते हैं? तो सारे एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें बोला जाता है? जूलॉजी के जनक, जंतु विज्ञान के जनक किन्हें बोला जाता है? ठीक है। तो जंतु विज्ञान के जनक किन्हें बोला जाता है? एरिस्टोटल को ही जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अब एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम।
इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक किन्होंने लिखा है? अब यहां पर आप देखो एनिमेलियम, कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? एनिमल, मतलब जंतु के बारे में, ठीक है। तो यहां पर अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जूलॉजी के बारे में सारी चीजें, एनिमल्स के बारे में किसमें लिखा है? एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक में लिखा है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर बॉटनी के बारे में हमें जानना है। तो बॉटनी किससे संबंधित है? तो जितने भी आसपास हमारे पेड़ हैं, पादप है, उनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए फादर ऑफ बॉटनी किन्हें बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को। अब यहां पर हमें कैसे पता चला बॉटनी के बारे में? तो थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम। अब यहां पर आप देखो क्या छिपा हुआ है? कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? प्लांट छिपा हुआ है। तो पादप के बारे में इस बुक में जिक्र किया गया था, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरियम, क्लियर। इसके बाद तीसरा आता है बच्चे माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो माइक्रो, यहां पर वर्ड छिपा हुआ है माइक्रो, मतलब सूक्ष्म, जो हमारे नेकेड आई से, हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आसपास आपके पास जो है एमीबा है, पेरीमीशियम है, बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे आसपास उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो हम उन सभी के बारे में किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी माइक्रोब्स हैं जो दिन पे दिन हमारे जीवन में अगर आप बात करोगे, डिसीज तो करते हैं, ये डिसीज क्रिएट करते हैं। रोगों के अलावा जो है आपने देखा होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस आप जो हमेशा सुनते होगे बैक्टीरिया की वजह से हमें बीमारियां होती हैं, पर बच्चे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमें जो है इंडस्ट्रियल लेवल में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें एक लैक्टोबैसिलस आता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में यहां पर सबसे पहले किसे माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्हें बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहुक को बोला जाता है, ठीक है। ल्यूवेनहुक को, ये चीज याद रखिएगा। अब जो ल्यूवेनहुक का नाम मैं आगे भी चल के बताऊंगी, माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर के नाम से इन्हें जाना जाता है, ल्यूवेनहुक को, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ कि बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो है आपका साइटोलॉजी या फिर सेल, कोशिका। कोशिका के बारे में हमें पढ़ना है। सेल के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब सेल से ही हम टॉपिक को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? तो देखो सिंपल सी चीज है, सेल को हटाओ। अभी आप सभी इस रूम में, अपने किसी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, मैं भी आपको किसी रूम से, यहाँ पर स्टूडियो से आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये जो रूम है, अब इस रूम को देखोगे, ये रूम किससे मिलकर के बना है? दीवारों से मिलकर के बना है, वॉल से मिलकर के बना है, ठीक है। वॉल किससे मिलकर के बना है? ईंटों से मिलकर के बना है, ब्रिक्स से मिलकर के बना है। मतलब बहुत सारे जो ब्रिक्स हैं वो एक व्यवस्थित रूप से अरेंज है, ऐसा नहीं आड़े तिरछे, ठीक है। एक व्यवस्थित रूप से अरेंज है और किसका निर्माण कर रहे हैं? एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं, क्लियर। तो हमारी अगर बॉडी की हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी जो है किससे मिलकर के बनी है? तो हमारी बॉडी जो है, अगर हम एक बात करेंगे सिंपल से एक बॉडी की, हमारी एक शरीर की बात करेंगे, तो हमारे शरीर में बहुत सारे आपको दिखाई देंगे ऑर्गेन सिस्टम, अंग तंत्र दिखाई देंगे। ऑर्गेन सिस्टम, अंग तंत्र दिखाई देगा आपको, ठीक है।
जिसमें आपका पाचन तंत्र पढ़ेंगे हम, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे हम, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन, सारे अंग तंत्र मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, मांसपेशी तंत्र, ठीक है, तो ये सारे तंत्र मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण किए। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये किससे बना, किससे बना है, तो ये ऑर्गेन्स से मिलकर के बना है। बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक सिंपल सा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को लोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्टमक भी मिलेगा, आमाशय, पैनक्रियाज मिलेगा, अग्नाशय, आपको जठर ग्रंथि मिलेगी, आपको बाइल डक्ट मिलेगा, आपको लिवर यकृत मिलेगा, आपको छोटी आंत मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत मिलेगी लार्ज इंटेस्टाइन, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि है, मुंह है। तो ये सारे चीज मिलकर के ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो श्वसन तंत्र की बात करो तो उसमें आपको लंग्स, फेफड़े भी मिलेंगे, कुपिकाएं मिलेंगी, श्वसन नली मिलेंगी, ब्रोंकाई मिलेगी, ब्रोंकाइल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके एक से अधिक ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन है ये किससे मिलकर के बना है, अब इस ऑर्गन को हम और अंदर गए, अब ये ऑर्गन किससे मिलकर के बना है, तो ऑर्गन जो है टिश्यू से मिलकर के बना है, उत्तक से मिलकर के बना है, उत्तक से मिलकर के बना है ऑर्गन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे लिवर की, लिवर एक ऑर्गन है। अब लिवर जो है किससे बना है, तो लिवर में टिश्यू है, ठीक है। लिवर में पाया जाने वाला हिपैटो वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है, लिवर के लिए हिपैटो वर्ड आगे चल के बताऊंगी। हिपैटिक सेल, लिवर में पाए जाने वाली, यकृत में पाए जाने वाली कोशिका को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल, ठीक है। अब ये टिश्यू किससे मिलकर के बना है, तो हमें पता चला कोशिका सेल से मिलकर के बना है, सबसे छोटी इकाई। बहुत सारे सेल एक व्यवस्थित रूप से मिलकर के इकट्ठे होते हैं और टिश्यू बना रहे हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर ये जो रूम है, ये रूम बाद में मिलकर के क्या बनाया, एक घर का निर्माण किया, एक हाउस का निर्माण किया। बहुत सारे घर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, क्लियर। जैसे बहुत सारे ब्रिक्स जो है व्यवस्थित रूप से इकट्ठे होके दीवार बनाए, बहुत सारे वॉल मिलकर के रूम बनाए, बहुत सारे रूम। अब यहाँ पर आपके जो है हर घर में, जैसे यहाँ पर 4 दीवार हैं तो वो एक रूम बना रहा है, ठीक है। आपके जो है घर में 2 रूम होंगे, 3 रूम होंगे, 4 रूम होंगे, 4 रूम हो करके मिलकर के क्या बनाए, घर का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारे घर मिलकर के एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। वैसे ही बच्चे अगर हमारे शरीर में देखेंगे तो सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी, कोशिका। बहुत सारी कोशिका एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठित होती है, एकत्र हो रही है और क्या बना रही है, टिश्यू या फिर उत्तक का निर्माण कर रही है। फिर बहुत सारे टिश्यू और उत्तक मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, अंग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, शरीर का निर्माण कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, जो कोशिका है या फिर सेल है, जैसे यहाँ पर हमने बात की लिविंग सिस्टम की, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये जो हमने बात किया, ये हमने क्या बात किया, एग्जाम्पल लिया जैसे आसपास का जो नॉन लिविंग थिंग्स है। इस पेन की बात करो, ये पेन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ये जो पेन है एक मैटर है, ठीक है। तो ये मैटर किससे मिलकर के बना है, तो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। तो वैसे ही आसपास में जो भी चीज उपस्थित है बच्चे, चाहे एक ब्रिक की बात करोगे, सभी चीज जो है छोटी सी इकाई से मिलकर के बना होता है, क्लियर। अब ये जो सेल है, सेल के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में सबसे पहले जिक्र किन्होंने किया, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक। अब यहां पर देखिए, रॉबर्ट हुक ने किस ईयर में बताया था, 1665 में बताया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बच्चे, तो रॉबर्ट हुक ने बेसिकली किसको लिया था, एक स्पेनिश ओक पेड़ को लिया था। उस पेड़ का नाम था स्पेनिश ओक, ठीक है।
स्पेनिश ओक पेड़ को लिया था, उस पेड़ के कौन से भाग को लिया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेनिश ओक के कॉर्क को लिया था। स्पेनिश ओक के छाल को लिया था। यहां पर छाल किसको बोलते हैं, तो अगर हम एक पेड़ को देखेंगे तो पेड़ का जो सबसे बार्क वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके जो सबसे बाहरी परत है, इस पार्ट को लिया था इन्होंने, ठीक है। और इस स्कॉर्क को इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। किसमें, माइक्रोस्कोप में। जब इन्होंने अध्ययन किया तो किस तरीके का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, तो जब इन्होंने अध्ययन किया तो आप देखना इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिया था, इस तरीके का। इन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। अब इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या बोला, तो इस स्ट्रक्चर को ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का जो छाता होता है, मधुमक्खी के छाते को देखोगे तो कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, इसलिए इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटे से कंपार्टमेंट लाइक, छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस कंपार्टमेंट को ग्रीक वर्ड में इन्होंने नाम दिया सेलुला, ठीक है। छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स है, इस कंपार्टमेंट के लिए इन्होंने वर्ड दिया सेलुला। ये पूछा जाता है जो सेल वर्ड है किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है, तो सेलुला वर्ड से ओरिजिन हुआ है। सेल्यूला वर्ड से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और इस सेल्यूला वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट। बाद में जब बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए तो इसको किस में चेंज कर दिया गया, सेल वर्ड में चेंज किया। तो यहां से हमारे पास वर्ड आता है सेल। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने जो सेल सबसे पहले फाइंड आउट किया था, कोशिका सबसे पहले फाइंड आउट किया था, क्या वो जीवित कोशिका था कि मृत कोशिका था। अब आप ही लोग बताओ, क्या ये जीवित कोशिका है कि मृत कोशिका है। अब यहां पर आप देखिए, जो पेड़ का ये जो सबसे बाहरी भाग है, ये कैसा होता है, मृत अवस्था में होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे खास बात थी, इन्होंने जो कोशिका फाइंड आउट की थी रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका थी, ठीक है। He found out the dead cell, ठीक है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। अब बात आती है, तो जीवित कोशिका के बारे में किसने उन्हें बताया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक जी ने कुछ भी नहीं बताया इसके अलावा, उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया, उन्होंने बस इतना बोला कोशिका होती है। ना तो इन्होंने काम बताया, ना तो इन्होंने ये बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ना तो इन्होंने कोशिकांग के बारे में बताया, उसके अंदर जितने भी कोशिकांग है कुछ भी इन्होंने नहीं बताया था। इतना बस याद रखना आप लोग कि उन्होंने बताया अच्छा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये संरचनात्मक यूनिट है, ना ही इन्होंने बताया कि ये क्रियात्मक यूनिट है। ये सभी कुछ बाद में पता चला, बहुत बाद में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कुछ भी इसके अलावा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। अब ये जो सब कुछ इन्होंने हमें जो पता चला रॉबर्ट हुक के बारे में, ये किस बुक में उन्होंने जिक्र किया था, तो माइक्रोग्राफिया नाम के एक बुक में जिक्र किया था इन्होंने, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में इसका जिक्र किया था सबसे पहले, क्लियर। अब बात आती है कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो सबसे पहले हमें जीवित कोशिका के बारे में किन्होंने बताया, तो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले ल्यूवेन हुक ने बताया था। लिविंग सेल फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ल्यूवेन हुक। जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले ल्यूवेन हुक ने
बताया, ठीक है, किस ईयर में बताया, तो 1674 में, 1664 में बताया, ठीक है। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था, इन्होंने पॉन्ड वाटर पे अध्ययन किया था, ये पूछा जाता है। ही स्टडीड द पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में इनको छोटे छोटे जीव मिले थे, तालाब के पानी में इन्होंने अध्ययन किया था। तालाब के पानी में अध्ययन किया था और सबसे पहले इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि ये जो है लिविंग सेल जो है आइडेंटिफाई कर पाए, तो इनके आते तक अच्छे लेवल का, अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया था। तो ये भी इन्हें जो है ल्यूवेनहुक को इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ही इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहां पर हम जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सेल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। कहीं पर भी आपको मैंने बताया था लॉजी वर्ड दिखाई दे मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, स्टडी या अध्ययन। साइटो वर्ड जो है किसके लिए यूज होता है, कोशिका के लिए। कहीं पर भी आपको साइटो वर्ड मिले मतलब आप लोग आंख बंद करके टिक कर सकते हो, वो कुछ ना कुछ कोशिका के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम जितना भी पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, साइटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो साइटोलॉजी, अब ये जो सेल है, सेल का बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग अध्ययन, कोशिका के बारे में हमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने तो बता दिया। अब रॉबर्ट हुक जी ने कुछ भी नहीं बताया, इसका शेप क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अब यहां पर आता है शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार। अब यहां पर देखिए कोशिका की जब आकार के बारे में बात करते हैं बच्चे, अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ आपको कोशिका दिखेंगे बाइकॉनकेव शेप के, बाइकॉनकेव शेप के दिखेंगे, कुछ आपको इस तरीके के पॉइंटेड दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ आपको इस तरीके के लंबे दिखाई देंगे, कुछ आपको गोल दिखाई देंगे। तो अलग अलग शेप के कोशिका होते हैं, ऐसा नहीं कोशिका एक फिक्स शेप का होता है, ठीक है। तो कोशिका का एक फिक्स शेप नहीं है, कोशिका के अलग अलग शेप होते हैं, कोशिका के शेप के कोशिका के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो जो मैं बाइकॉनकेव शेप बता रही हूँ, आरबीसी का होता है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे लाल रक्त के, अगर हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल की, ठीक है। तो जब रेड ब्लड सेल की हम बात करते हैं तो वहां पर आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में मदद करता है। फिर अगर ये दूसरा नंबर का आप कोशिका देखोगे तो कैसा है, स्पिंडल शेप कोशिका है। ये किस में पाया जाता है, मांसपेशी में, मांसपेशियों में पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो मांसपेशी में जो स्पिंडल शेप कोशिका पाई जाती है, किस में मदद कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, संकुंचन और विकुंचन में मदद करती है। हम चलते हैं, हम चल कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर की मसल्स मदद कर रही है हमें, ठीक है। तीसरा जो आपको ये सेल दिख रहा है तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका किस में मदद करती है, आवेग के संचरण में, तंत्रिका आवेग के संचरण में मदद करती है, नर्व इंपल्सेस के कंडक्शन में मदद करती है। आगे चल के बताऊंगी मैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल कैसे कर रहा है, मेरे हाथ को कैसे मैसेज दे रहा है, मेरे पैर को कैसे मैसेज दे रहा है। अब आप देखिए जैसे ये लाइट है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट कहीं ना कहीं तो जनरेट हो रहा होगा,
ठीक है, कहीं पर पावर स्टेशन है वहां से जनरेट हो रहा है, वहां से लाइट हमारे घरों तक कैसे पहुंच रहा है, तो आपके वायर्स के थ्रू। क्लियर? वैसे ही हमारे शरीर में सबसे ऊपर में टॉप में ब्रेन है। ब्रेन जो है हमारे हार्ट को, लंग्स को, हमारे किडनी को, मेरे हाथ को, पैर को मैसेज कैसे भेज रहा है, वो भी एक वायर के थ्रू मैसेज भेज रहा है। वो वायर कौन सा है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका कोशिका। यही तंत्रिका कोशिका बहुत सारी तंत्रिका कोशिका जुड़ के एक लंबी सी वायर के रूपी निर्माण करती है। ठीक है, फिर ये जो लास्ट में दिख रहा है WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी को, हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है। अगर कोई भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार का रोग हो जाता है, अगर विषाणु जीवाणु प्रवेश करते हैं तो यही अटैक करता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पर सेल की, कोशिका के आकार की बात करते हैं तो कोई एक फिक्स्ड आकार नहीं होता है। अलग अलग बॉडी में, अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग आकार के यहाँ पर कोशिका होते हैं। प्लांट्स में देखोगे वहाँ पर कंपेनियन सेल का अलग आकार है, सीव ट्यूब का अलग आकार है, वहाँ पर वेसल्स का अलग आकार है। ठीक है, तो वहाँ आपका पैरेन्काइमा हम पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा पढ़ेंगे, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, सभी के अलग अलग आकार होते हैं। ठीक है, तो इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता, और ऐसा नहीं कि हर एक कोशिका का एक फिक्स्ड कार्य है, नहीं, हर एक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होता है, वो जहाँ पर उपस्थित है उनके हिसाब से। क्लियर? अब यहां पर एक बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका जिसमें नाम आता है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, ये तो सभी को पता होगा। सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे, और यहां पर आता है माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने बॉडी की बात करेंगे, अपने शरीर की बात करेंगे, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवम, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तो कौन सी है, ओवम, अंडाणु। किसमें पाई जाती है, तो फीमेल के बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे मनुष्य के बॉडी में सबसे लंबी कोशिका, तो उसका नाम आता है न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। क्लियर? तो यहां पर ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था बच्चे कोशिका के बारे में। अब यहां पर आप देखिए, अभी तक हमें पता नहीं चला है कोशिका का कार्य क्या है। रॉबर्ट हुक जी ने बता तो दिया कि कोशिका करके कोई चीज होती है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कोशिका के बारे में, तो यहां पर सेल थ्योरी आता है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। अब यहां पर आप देखिए, कोशिका सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है, स्लाइडेन और श्वान का। स्लाइडेन एंड श्वान का।
स्लाइडेन एंड श्वान अब यहाँ पर 1838 और 1839, ठीक है, एक जन ने 1838 में दिया था, एक जन 1839 में दिया था। अब इन्होंने अपना क्या बात कहा कि इन्होंने बोला कि जो जितने भी लिविंग सेल है आसपास के, वो सभी किससे बने होते हैं? कोशिका से। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था इनका। रॉबर्ट हुक जी ने कुछ भी नहीं बताया था कि किसमें लिविंग सेल में पाए जाते हैं, डेड सेल में पाए जाते हैं, कि कोशिका क्या चीज है, कहां पर है, कुछ भी नहीं। इन्होंने सबसे पहले बोला आसपास में जितने भी जीव जंतु हमें दिखाई देंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, उन सभी में कोशिका पाई जाती है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कहानी की तरह सुनते रहना इसको, एक एक करके मैं आगे बढ़ते जा रही हूं, ठीक है। सभी जीवित जीव कोशिका से बनी होती है, कोशिका से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद कौन से व्यक्ति आए? तो इसके बाद जो है एक और व्यक्ति आए थे, रुडोल्फ विर्कोव, ठीक है। इनके बाद एक और व्यक्ति आए, रुडोल्फ विर्कोव, 1855 में, 1855 में, ठीक है। अब रुडोल्फ विर्कोव जी ने क्या बोला था? तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये वर्ड याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था? डायरेक्टली ये पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? तो ओमनी सेलुला ए सेलुला रुडोल्फ विर्कोव ने दिया था। इसका मतलब क्या है? तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ही बताती हूं मैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी कोशिका पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही उत्पत्ति होती है। सभी कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बोला, यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है? कोशिका विभाजन का। जैसे अब ये कोशिका कहां से आई भाई? कोशिका का कुछ एक लिमिटेड टाइम स्पेन होगा। जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, वो भी एक कोशिका है। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोशिका है, नई कोशिका कहाँ से बन रही है? तो यहाँ पर रुडोल्फ विर्कोव जी ने बताया, जो भी नई कोशिका बन रही है वो पुराने उपस्थित कोशिका से ही बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो ये कोशिका है, ये एक कोशिका है जिसमें बीच में न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर जो कोशिका, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। पहले होगा न्यूक्लियस में विभाजन, न्यूक्लियस में विभाजन होगा। न्यूक्लियस में विभाजन होने के बाद यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इसमें विभाजन होगा, और यहाँ पर हमें दो कोशिका बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लगती है, चोट लगती है बच्चे, तो क्या वो स्किन वैसी का वैसी रहता है? नहीं, ठीक है। वो धीरे धीरे करके वहां पर मरम्मत हो जाता है और नई कोशिका बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नया स्किन बन रहा है बेसिकली, तो नए स्किन कैसे बन रहे हैं? तो वहां पर कोशिका में विभाजन हो रहा है और नए स्किन बन रहे हैं। क्लियर? तो यहीं पर इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका, ये न्यू सेल है और ये ओल्ड सेल था, तो न्यू सेल किससे बना? पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बना। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर हमारे पास क्या आया? सेल थ्योरी आया। तो सेल थ्योरी में पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया आपका
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कोशिका से बने। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और तीसरा स्टेटमेंट आया यहाँ से कि सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। किसी भी बॉडी का अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अभी कैसे है, अभी इसको भी समझा रही हूं क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमने बोला है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहला स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, संरचनात्मक। अब यहां पर आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सबसे पहला स्टेटमेंट था, ठीक है। अब यहां पर जो बॉडी है हमारी, ये जो हमारी बॉडी है सबसे छोटी इकाई किससे मिलकर के बनी है? कोशिका से मिलकर के बनी है। जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये जो रूम है, रूम किससे मिलकर के बना है? ईंटों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर के, मतलब ये पूरी संरचना किससे खड़े होके किससे बनी है? ईंटों से बनी है। वैसे हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट, एक सबसे छोटी इकाई जो इस स्ट्रक्चर को निर्माण करने वाली है। दूसरा है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या है? तो हमारे बॉडी का जो भी पार्ट को, चाहे आप एक लिवर को देख लो, लिवर को देख लो बच्चे, तो लिवर क्या है? एक ऑर्गेन है। एग्जाम्पल ले रही हूं लिवर का, यकृत का, ठीक है। अब ये जो लिवर है एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेन है, अंग है, ठीक है। अब इस अंग को आप देखोगे तो इस हम लिवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हिपैटो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, आगे चल के बताऊंगी। अब ये जो लिवर है किससे मिलकर के बना है? हिपैटिक सेल से मिलकर के बना है, हिपैटिक कोशिका से मिलकर के बना है। बहुत सारे हिपैटिक कोशिका मिलकर के लिवर का निर्माण किए हैं। क्लियर? लिवर का कार्य क्या होता है? तो एक सिंपल सा कार्य अगर हम बात करेंगे, बाइल जूस का निर्माण करना, पित्त रस का निर्माण करना। अब ये पित्त रस का निर्माण कौन कर रहा है? तो एक्चुअली में पित्त रस का निर्माण जो है ये हिपैटिक सेल कर रहे हैं। बहुत सारे हिपैटिक सेल मिलकर के लिवर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लिवर का एक्चुअली में जो कार्य है वो कौन कर रहा है? एट द एंड हिपैटिक सेल कर रहा है। मतलब लिवर का जो कार्य है, फंक्शन है, वो फंक्शनल कौन कर रहा है? उसमें जो उपस्थित कोशिका है। तो फंक्शनल यूनिट किसे बोलेंगे हम? सेल को बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और वर्ड मिलेगा बायोलॉजिकल यूनिट। कई जगह बायोलॉजिकल यूनिट क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका ही मिल करके आपका पूरा जीव का निर्माण कर रही है। तो कई जगह आपको वर्ड मिलेगा बायोलॉजिकल यूनिट। क्लियर? तो यहां से हमें सबसे पहली बार पता चला कि कोशिका का एक्चुअली कार्य क्या है, सेल थ्योरी से, ठीक है। अब सेल थ्योरी के बाद यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, फिर इसमें और अध्ययन होते गया, ठीक है। और हमें पता चला जो सेल है, कोशिका है, मुख्यतः जो कोशिका है, ठीक है। अब अगर कोशिका है तो कोशिका, जैसे अभी जस्ट हमने देखा कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कार्य करने के लिए। जीवन का सबसे क्या है? बायोलॉजिकल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अब अगर कोशिका को हम देखेंगे तो क्या एक कोशिका जीवन जीने के लिए सफिशिएंट है? तो बिल्कुल सफिशिएंट है। अब यहां पर आए, क्या एक ही कोशिका जीवन जी सकती है? तो बिल्कुल, उसमें आया एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर एक कोशिकीय जो जीव है बच्चे, एक कोशिकीय जीव जिसमें फॉर एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव किसे हम बोलते हैं?
तो एक ही कोशिका से मिलकर के बनी है, एक कोशिका से मिलकर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका से मिलकर के बनी है, मेड अप ऑफ वन सेल। एक कोशिका से बनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एमीबा, पैरामीशियम, एमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जब हम बात करते हैं एमीबा की, एमीबा की बात करोगे बच्चे, तो ये जो एमीबा है इसमें एक ही कोशिका है, ठीक है। अब ये जो कोशिका है बच्चे, जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है? जीवन जीने के लिए आपको खाना खाना है, मतलब आप फूड लोगे, ठीक है। फिर आपका जो अपचित खाद्य पदार्थ है उसको आप उत्सर्जित भी करोगे, ठीक है। आपका सर्कुलेशन होगा, मतलब वो जो हमने खाना खाया वो पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है वो एक सिंगल कोशिका इसमें सक्षम है, ठीक है। पैरामीशियम की भी अगर हम बात करेंगे, पैरामीशियम को हम स्लीपर एनिमल क्यूले बोलते हैं, याद रखना, स्लीपर एनिमल क्यूले इनका कॉमन नेम है। स्लीपर के जैसे दिखाई देता है, स्लीपर के जैसे दिखाई देता है, ठीक है, स्लीपर एनिमल क्यूले, ठीक है। अब ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी एक सिंगल सा जो पैरामीशियम है, यही पैरामीशियम जीवन जीने के लिए सारे काम कर सकता है, इसको और कोशिका की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा जीव है, सारे काम कर सकता है, खाना खाना, खाना को उत्सर्जित करना, ठीक है, मल पदार्थ का त्याग करना, सारा काम कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर बात हुई कि हाँ, कोशिका जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो भी कार्य करना है वो एक कोशिका कर सकती है। एक ही कोशिका मिलकर के अगर हम बात करेंगे आगे मल्टी सेलुलर की, तो एक ही कोशिका मिलकर के बहुत सारे ऑर्गेन का या फिर यहाँ पर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करती है। तो दूसरा आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से अधिक कोशिका से निर्मित होती है, एक से अधिक कोशिका से निर्मित होती है। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए, बहुकोशिकीय, नाम से समझ में आ रहा है ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स, पादप, जंतु, ठीक है, एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने, ठीक है। तो यहां पर जो एक कोशिका है वही पूरा जीवन जीने के लिए सही है, एक से अधिक कोशिका है तो वो भी हमें जीवन जीने के लिए हमें पूरा हेल्प करती है। क्लियर? अब बात आती है कोशिका की, तो कोशिका में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जब हम सेल की बात करें तो कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं? तो जब हम सेल की बात करते हैं बच्चे, तो मेन है यहां पर सेल वॉल, ठीक है, और किसी किसी में होगा आपको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी आपको बताऊंगी कोशिका भित्ति, या फिर आपका मतलब कोई भी आपका कोशिका को आवरण करने वाली झिल्ली मान लो, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों आता है यहां पर, ठीक है। दूसरा आता है आपका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य,
कोशिका द्रव्य, और तीसरा आता है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, किसी भी सेल की आप बात करोगे तो ये तीन चीज तो आपको मुख्यतः दिखाई देंगे ही। ठीक है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव जो है ऐसे जीव है जो बहुत सिंपल जीव है, यूकैरियोटिक जीव ऐसे जीव है जो बहुत कॉम्प्लेक्स जीव है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में अगर हम बात करेंगे तो तीनों पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक जीव में भी ये तीनों पाए जाते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक जीव में और भी ऑर्गेनेल्स है जिसे हम बोलते हैं कोशिकांग, वो यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं पाया जाता। हर एक कोशिका में तीन चीज तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो ये देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाया था, बीच में ये क्या है, केंद्रक, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ये जो आपका तरल पदार्थ है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो बाहरी आवरण है, ठीक है, इस बाहरी आवरण को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो हर एक कोशिका में आपको ये चीजें दिखाई देंगी। तीन मुख्य पार्ट है जो हर एक कोशिका में आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा होता है कोशिकांग। अब हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये तीन डिस्कस करने के बाद हम कोशिकांग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल, हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति की जब बात आती है बच्चे, क्या है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है। ठीक है, मुख्यतः ये किसमें पाया जाता है, तो आप ये याद रखो किसमें नहीं पाया जाता, एनिमल्स और प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता। एब्सेंट इन एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ। जंतु और प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, किसमें किसमें पाया जाता है, पादप, शैवाल, जीवाणु और कवक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका नेचर कैसा होता है, सेल वॉल कैसा होता है, तो काफी ठोस होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है। इसका नेचर होता है ये ठोस होता है, रिजिड और नॉन लिविंग होता है, अजीवित होता है। अजीवित होता है, सबसे बाहरी आवरण है। ठीक है, कोशिका को आवरण करने वाली सबसे बाहरी झिल्ली, ये जो कोशिका है एक, ये कोशिका को, ये जो बाहरी, सबसे बाहरी, जैसे आप समझ जाओ, इसको एक एग्जांपल लेती हूँ घर से। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा ये घर है बच्चे, ठीक है, ये जो घर है, इस घर के बाहर में जो हमारा बाउंड्री वॉल रहता है, ये देखो, अब ये जो हमारा घर है, घर के बाहर में जो बाउंड्री वॉल है, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहरी आवरण है, मतलब हमारा एक बाउंड्री डिसाइड कर रहा है। इसके बाहर हमारी सीमा नहीं है, इसके बाहर किसी और की सीमा लग जाती है, दूसरे क्या आपका जो बाहर में नेवर है, पड़ोसी है, उनका घर आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये बाउंड्री वॉल डिसाइड करता है आपके घर का ओनरशिप, आपकी सीमा कहाँ तक है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा नगर निगम आ करके तोड़ देते हैं, कई लोग क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं, हम अपने पास जो हमारा लैंड है उससे अधिक लैंड में हम अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखते हैं हम, बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये हमारा क्या डिसाइड कर रहा है, ये पहला चीज बता रहा है हमारी बाहरी सीमा, और हमारा एक आवरण भी कर रहा है, बेसिकली प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, चोर से, घुसपैठ से बचाने का कार्य करता है। वैसे ही कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका को आवरण करने वाली सबसे बाहरी झिल्ली, कोशिका को
आवरण करने वाली सबसे बाहरी झिल्ली, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेल वॉल का कार्य क्या है? प्रोटेक्शन देने का। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, तो इसका कार्य क्या है? प्रोटेक्शन देने का, संरक्षण देने का। ठीक है, जैसे हमारे घर में हमने बात की, यहाँ पर चोर घुसपैठ कोई भी यहाँ से घुस नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका बाउंड्री लाइन है। जोमेटो वाला आएगा आपका यहीं तक ही सीमित रहेगा, कोई भी आएगा आपका यहीं तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? संरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। जब तक आप बेल डोर जब यहाँ पर बजाते हैं तब आप आते हो, खोलते हो, ऐसे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये संरक्षण देने का कार्य कर रहा है। वैसे ही कोशिका भित्ति भी हमें संरक्षण, हमारी कोशिका को संरक्षण देती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अगर हम बात करेंगे हमारी कोशिका कैसे दिखाई दे रही, जैसे हमारा घर है ये। ठीक है, अब यहाँ पर का मैं एक और शेप का घर बनाती हूँ। जैसे ये घर है, इस घर को आप देखोगे इसका शेप अलग है। ठीक है, इस घर का शेप अलग है, इस घर का शेप अलग है। अब यहां पर मैं बनाती हूं एक और घर का शेप। अब यहां पर 3 अलग अलग घर का शेप आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इसका बाहरी आवरण कैसा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हम बाहर का शेप कैसा बनाए हैं। वैसे ही हमारी जो कोशिका है, ये कोशिका आपकी क्या है? अलग अलग शेप की हो सकती है। ये कोशिका इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, ये कोशिका आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। तो मतलब है कि हमारे कोशिका के शेप की है। ठीक है, वो कौन बताता है? सेल वॉल डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या डिसाइड कर रहा है? शेप डिसाइड कर रहा है, क्योंकि बाहरी आवरण डिसाइड कर रहा है। तीसरा चीज प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन देखो, ये सबसे रिजिड क्यों है? कोई भी चीज रिजिड, ठोस, जैसे आप देखोगे नारियल है, नारियल को आप यूज कर सकते हो किसी को फेंक के मारने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा ठोस होता है वो। लेकिन क्या आप चीकू से मार सकते हो? घर में चीकू भी होता है, एक फल, नारियल भी फल है, चीकू भी फल है। ठीक है, तो चीकू बहुत ज्यादा रसीला होता है। चीकू से आप किसी को फेंक के मार नहीं सकते, चीकू से लगेगा नहीं, वो इतना ठोस नहीं होता। नारियल में ठोस पदार्थ ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली ये ठोसपन की वजह से इसमें क्या होता है? ये स्टिफ रहता है, रिजिड रहता है और हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, आगे चल के बताऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इतना ठोस नहीं होता, वो लचीला होता है। क्लियर? नॉन लिविंग, जितना भी अजीवित पार्ट देखेंगे हम लोग, वो सारे ही कैसे होते हैं? वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। जैसे अगर आप जो है प्लांट्स में देखना, जो भी पार्ट है, जैसे नट्स वाले पार्ट, जैसे आप देखोगे कैश्यू नट, काजू खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, ठीक है, आप नारियल को देख रहे हो, ये सभी जो है किससे मिलकर के बने हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ोत्तक से मिलकर के बने। आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, जितने भी ठोस पदार्थ हैं हमें प्लांट्स में दिखाई देते हैं, वो जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो मैक्सिमम नॉन लिविंग होते हैं और अजीवित होते हैं। और अजीवित मुझसे मैक्सिमम टाइम किससे बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का टिश्यू है, दृढ़ोत्तक टिश्यू से, दृढ़ उत्तक टिश्यू से बना होता है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी? सेल वॉल की। अब ये जो सेल वॉल है बच्चे, ये सेल वॉल अगर हम बात करेंगे तो हर में, ठीक है, जैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं, तो सभी में अलग अलग कंपोनेंट से बने होते हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स की, पादप की, तो पादप में किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। ठीक है, फंजाई में किससे बने होते हैं? फंजाई, कवक में, कवक के जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। कवक का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? काइटिन से। ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु का जो सेल वॉल है किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ये पूछा जाता है।
पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा एल्गी, शैवाल, शैवाल का जो सेल वॉल है किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से। ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी? एल्गी की या फिर शैवाल की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर का सेल वॉल किससे बना होता है। अब बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहां पर देखो, जो सेल वॉल था वो किसमें नहीं पाया गया था? एनिमल्स में नहीं पाया गया था, ठीक है। तो इसमें एनिमल्स में एक दूसरा लेयर होता है, एक झिल्ली होती है। एनिमल्स के केस में भी तो उनको आवरण करने वाली कोई झिल्ली होगी, कोशिका को आवरण करने वाली। उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उस झिल्ली का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसमें पाया जाता है? फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। प्लांट्स में भी पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा है? ये लिविंग होता है, जीवित होते हैं ये जीवित होता है बच्चे। आप याद रखना, सेल वॉल नॉन लिविंग रहता है और ये जीवित होता है, ठीक है। उसके बाद में ये फ्लेक्सिबल होता है। सेल वॉल कैसा था? ठोस था, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ये मुड़ जाता है। क्लियर? अब यहां पर देखिए इसका नेचर कैसा है, तो ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? अर्ध पारगम्य है, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य है, ठीक है। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या है यहाँ पर? तो अर्ध पारगम्य मतलब है कि देखिए जैसे यहाँ पर सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल्स में बाहर से कुछ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये मेरे काम का नहीं है, इसको अलाउ नहीं करेगा। वायरस है, वायरस को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रोटीन आ रहा है, बिल्कुल उसको अलाउ करेगा। कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसको अलाउ करेगा। मतलब ये क्या करता है? फिल्टर करने का कार्य करता है कि कोशिका के लिए क्या काम की चीजें और क्या अनावश्यक चीजें हैं। फिर आप बोलोगे मैडम अगर ये बैक्टीरिया को अलाउ नहीं कर रहा है और वायरस को अलाउ नहीं कर रहा है तो फिर भी हमारी बॉडी रोगित, मतलब रोग कैसे हो जाता है हमें? तो हमारा ये फर्स्ट बैरियर है बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ये कार्य नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में, घर की बात करो, हमारे घर में हमने चैनल गेट लगाया, हमने लॉक लगाया चोरों से बचाने के लिए, फिर भी चोर एंटर कर पाते हैं ना। कई बार वो चोर लॉक को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, बैक्टीरिया और वायरस से ये लड़ते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि असफल हो जाते हैं और बैक्टीरिया और वायरस अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ? तो ये फिल्टर करता है क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था यहाँ पर सेल वॉल, सेल वॉल किससे बनता है? किसी में सेलुलोज पाया जाता है, किसी में काइटिन से बना रहता है, किसी में पेप्टिडोग्लाइकन से। वैसे ही यहाँ पर जब प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं तो ये किससे बना है? तो बाई लेयर, लिपिड के बाई लेयर से बना होता है, ठीक है। इसमें लिपोप्रोटीन पाया जाता है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों होता है। लिपोप्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन से निर्मित होता है। अब यहां पर आप देखिए इसमें एक मॉडल था सिंगर और निकोलसन का। सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था लिपिड का बाई लेयर मॉडल। सिंगर और
निकोलसन, सिंगर और निकलसन ने एक मॉडल दिया था बाइलेयर। अब इन्होंने क्या बताया कि आपका जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कैसे बना है। तो इस प्लाज्मा झिल्ली को अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर ये जो है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे ही लिपिड्स हैं, ये सारे ही लिपिड्स हैं, ठीक है। और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन जो है धंसा हुआ है, प्रोटीन कहीं कहीं पर धंसा हुआ है, एम्बेडेड है, ठीक है। पहले क्या बोला गया था, एक प्रोटीन का लेयर है फिर एक लिपिड का लेयर है। बाद में सिंगर और निकोलसन ने मॉडल दिया, नहीं, लिपिड का बाइलेयर है, ये दोनों क्या हैं, लिपिड हैं। और ये क्या है, जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है। और ये मॉडल जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिपिड बाइलेयर मॉडल है वो किन्होंने दिया था, सिंगर और निकलसन ने दिया था। किसके लिए था, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित था। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बच्चे सेल, आपका जो साइटोप्लाज्म और आपका होता है कोशिका द्रव्य, सॉरी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो है हम साइटोप्लाज्म आज के क्लास में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब देखो कोशिका द्रव्य क्या है, तो हमारा जो सेल है, हमारी जो कोशिका है बच्चे, इस कोशिका को अगर हम बात करें तो कोशिका में बीच में गोलाकार आकार होता है। ये जो बीच में जो गोलाकार अंडाकार आकार होता है इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सबसे बाहरी, आज जो आपको जो बाहरी झिल्ली है क्या दिख रहा है, या तो सेल वॉल रहेगा या फिर सेल मेम्ब्रेन रहेगा। अब इन दोनों के बीच में ये जो आपको चिपचिपा तरल पदार्थ यहां पर दिखाई देता है, ये तरल पदार्थ क्या है, इसी तरल पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। हर एक कोशिका में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोशिका द्रव्य क्या है, चिपचिपा पदार्थ है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ है, में पाया जाता है। तो आपका सेल वॉल सबसे बाहरी झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चीज इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चिपचिपा पदार्थ है। और इस साइटोप्लाज्म में आगे चल के अपन पढ़ेंगे बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चे वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में आपका यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, देन हम कोशिकांग पढ़ेंगे। कोशिकांग में हमको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, लाइजोसोम पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, प्लास्टिड पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, सेंट्रियोल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव क्या होता है, और प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के क्लास को हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हमने देखा कि सेल की उत्पत्ति, सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जीवित कोशिका किन्होंने बताया, मृत कोशिका के बारे में किन्होंने बताया, फिर सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत हमने देखे, कोशिका का आकार क्या होता है हमने देखा, फिर हमने देखा अगर कोशिका की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से मुख्य संरचना होती है। तो बेसिकली सब सारे कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन होगा, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अलावा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने आज के क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे को कैरी आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।